नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग में। मंत्री शर्मा का अखिलेश पर सनातन धर्म बदनाम करने का आरोप। देखिए, मैंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा मौका छोड़ा ही नहीं कि महाकुंभ की तैयारियों को या सनातन पर्व को बदनाम करने का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। अभी आपकी बात सही है, हाल में एक मीडिया रिपोर्ट आई जिसको उन्होंने आनंद फानंद में बिना कोई समय देखे तुरंत उनको मजा आ गया कि लो ये मीडिया रिपोर्ट आई, और अपने देश की मीडिया ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट साथ में हमारी भावनाओं को सपोर्ट करती हुई। मैं उस मीडिया रिपोर्ट को जो उन्होंने ट्वीट किया है उसके बारे में जिक्र करूं तो वास्तविकता ये है कि जिस रिपोर्ट को उन्होंने ट्वीट किया है उस रिपोर्ट में स्वयं ये बताया जा रहा है 2 कर्मियों का इंटरव्यू लिया गया है, और उन्होंने एक कर्मी कहता है कि हम दिन रात यहाँ सफाई करते हैं, एक तिनका भी दिखे वो हमें बर्दाश्त नहीं है। दूसरा सफाई कह रहा है कि जो कूड़ा सड़कों पर से, टेंट्स में से, लाखों टेंट लगे थे, शौचालय में से या इधर से उधर से, जो भी घाटों से जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है, किस प्रकार फिर गाड़ियों में भरा जाता है, किस प्रकार वो ट्रांसफर स्टेशन पे जाता है और किस प्रकार वो प्रोसेसिंग स्टेशन पे जाता है। ये पूरी एक लिंक है जिसके तहत हम लोग काम करना शुरू किए थे। और मैं अपना जवाब देने के पहले मैं अखिलेश जी को याद कराना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा कि 2013 का महाकुंभ आपने करवाया था। आपने कूड़े के उठाने से लेकर के निस्तारण तक की क्या व्यवस्थाएं किया था, ये जवाब मीडिया के साथ आप साझा कर दीजिए। जिस व्यवस्था पे हमारी व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहे हैं उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया था, ये जवाब मीडिया को बता दें। उतना ही नहीं, हमारा लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, लाखों टन कचरा पूर्व की सरकारों की का लिगेसी वेस्ट जिसको कहते हैं, हम लिगेसी छोड़ करके गए थे। अभी उदाहरण में लखनऊ का ताज़ा उदाहरण, मैं गया भी था, शायद आपके मीडिया के कुछ मित्र भी वहाँ गए थे। लगभग 20 लाख टन कूड़े का पहाड़ लखनऊ में जमा हुआ था उस शिवरी में, और लगभग 8 लाख टन जो है एक और घैला करके एक जगह है वहाँ जमा हुआ था। घैला को हमने संपूर्ण रूप से साफ कर दिया, वहाँ वन उपवन बन अटल वन करके हमने वहाँ वन लगा दिया, और शिवरी में 19-20 लाख में से लगभग 13-14 लाख टन हमने कचरे का निस्तारण करके वहाँ भी 21 एकड़ जमीन हमने खाली किया है, और उसमें हमने पार्क बनाया है, मीटिंग ऑफिस बनाई है, अच्छी हमने व्यवस्थाएं। तो हम तो उनका छोड़ा हुआ कचरा, छोड़ी हुई गंदगी, राजनीतिक गंदगी भी साफ कर रहे हैं, नगरीय गंदगी भी साफ कर रहे हैं, ग्रामीण गंदगी भी साफ कर रहे हैं। जो भी गंदगी वो करके गए हैं वो हम साफ करने के प्रयास में लगे हैं। महाकुंभ की बात करूं तो 2013 में, और ये मैं बात अखिलेश यादव जी से कह रहा हूं, मैं उसका जवाब भी चाहूंगा, 2013 के महाकुंभ से लेकर के जो कूड़ा हमारे प्रयाग में इकट्ठा हुआ था उसको मैं अब साफ करवा रहा हूं, और उसमें से लगभग 25 लाख टन कूड़ा बसावर जो हमारा प्लांट है वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, और ये 20 साल का कूड़ा था। उसमें से अन्य अखिलेश जी की जानकारी के लिए हमने ज़्यादातर साफ कर दिया है। मात्र 1 लाख टन कूड़ा जो है उसमें बचा हुआ है, वो भी इसी महीने हमारा लक्ष्य है कि बसावर को हम कूड़ा रहित करते हुए वहाँ हम जो है सफाई का एक वैश्विक उदाहरण हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, इन सभी जगहों पे 50-60 साल का पड़ा हुआ कूड़ा साफ करके हम लोग एक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अब रही बात महाकुंभ की, तो जिस मीडिया रिपोर्ट को माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ा चढ़ा करके ट्वीट करके बताया, उसकी मैं एक एक बात बताना चाहूँगा। शुरुआत उन्होंने ये कहा है कि भाई कूड़ा, पहली बात तो ये कि उस रिपोर्ट में भी ये स्वीकार किया गया है कि महाकुंभ के दरमियान 45-50 दिनों के महाकुंभ के दरमियान जहां देश की आधी आबादी आकर के गई है, पूरी दुनिया की 10वीं आबादी आकर के 66 करोड़ लोग आकर के गए हैं, 70 करोड़ लोग आकर के गए हैं, वहां एक भी तिनका उनको दिखाने का अवसर नहीं मिला उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका मतलब यह उन्होंने कहा है कि कैसे वहाँ से कूड़ा उठता है, कैसे ट्रांसफर कैसे जाता है। उन्होंने जो 2-3 प्रश्न उठाए हैं उसका जवाब भी बहुत ही सटीक, बहुत ही मजबूत जवाब हमारे पास है, और वो ये है, उन्होंने कहा है कि बसावर में और कई चीज़ें तो असत्य वाचन मैं कहूँगा कि गलत रिपोर्टिंग की गई है। इससे
मीडिया हाउसेस को बचना चाहिए और जिम्मेदार अखिलेश यादव जी जैसे वरिष्ठ नेता के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज सांसद हैं, उनको ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स को स्वयं ट्वीट करने के। मोगा में डॉक्टर पर क्लिनिक में गोलीबारी, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। देखो जी, आज मैं मोगा विखे आया सी। कांग्रेस पार्टी ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲਜੀਤ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਬਸ ਤੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਜੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਲ ਪਾਈਪ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਿਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ, ICU 'ਚ ਹੈਗੇ, ਸਟਿਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈਗਾ ਉਹ 100 ਤੇ ਸੀਗਾ, 100% ਤੇ ਸੀ ਮਗਰਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 65 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਬਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ BP ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। DMC ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਟੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਉੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਔਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਵੀਅਰਵੈਲ ਟੇਲਰ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੋ 7-8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ 300 ਬੰਦਾ 400 ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਮੋਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਊਲਰ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਬੱਲੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇ ਫੜ ਲਏ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਆਈ ਸੀ 2022 ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੀਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਮਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ, ਸੌਖਾ ਪੈਸਾ ਵਟੋਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੁਸਕਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਤਾਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ
ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਰॉ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੂੰਡੇ ਵੇਚਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਫਰੌਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰੌਤੀਆਂ ਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟੈਰਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਬਈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ 25 ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਕਤਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗੂਗਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ? ਫੜੋਸ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਫੜੋਸ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਲੈ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ 57 ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਰੋਜ਼ 57 ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-12 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ वाला है लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ वाला ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ नहीं। सुनील यादव बोले बिहार में रोज हो रही है हत्याएं। कितना दिन देखिए, ये खाली गोपाल खेमका जी का ही मामला नहीं है। पहले इनके सुपुत्र की हत्या हुई और प्रत्येक दिन प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रखंड में हत्याएं, मर्डर ही मर्डर है। आपके एक हत्या की खबर पूरी चल नहीं पाती कि फिर आप देखते हैं कि अगले ही क्षण फिर कहीं डबल मर्डर हो गया। ये तो आप पटना की घटनाएं आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सुदूर इलाकों में जाइए, स्थिति इतनी बेहाल है, अपराधी बेलगाम है। बिहार में अपराधियों की भार है क्योंकि नीतीश कुमार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके लाडले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पावन सानिध्य में, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के सौजन्य से अपराधी बिहार में धूम धड़ाका मचाए हुए हैं। जिस तरह से पुलिस लेट से, क्या प्लान वे में था क्या है सब पूरा? जिस तरह पुलिस बगल में है, लेट से आ रही है। मैंने कहा ना, ये पटना के सबसे पोश इलाके में, सबसे सुरक्षित इलाके में, जहां हर 1 फीट पे आपको सीसीटीवी लगा हुआ है, लोगों ने अपने निजी भी सीसीटीवी लगवा रखे हैं, वहां ये हालात है। किसी में कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। मैं बिहार पुलिस से पूछना चाहता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि पिछले 2 महीने में बिहार पुलिस पे कितने हमले हुए हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बिहार पुलिस पे हमले होते हैं और बिहार पुलिस उनको रिपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसकी तह में जाइए। इसलिए नहीं करती है क्योंकि अपराधियों का, बिहार पुलिस का और सत्ताधारी नेताओं का एक नापाक गठजोड़ बन गया है। दारू कैसे बिकती है, उसमें कौन कौन साझेदार हैं। अब एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार पर हमला करेगा तो एक हिस्सेदार वो रिपोर्ट कैसे करेगा? क्योंकि जो हिस्सेदार है जिस पे हमला हुआ है, उसकी ये संवैधानिक दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो दारू ना बेचने दे। लेकिन वही उसका पार्टनर बना हुआ है, पुलिस ही माफिया की पार्टनर है, तो वो खुल के उस पर हमला करता है और वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाता। कितने हमले हुए पुलिस पे, ये एक चिंतनीय विषय है। 2005 से पहले ऐसा होता था? बताइए। सरकार के लोग बोल रहे हैं कि कानून का राज है। क्या जब तक सरकार के लोगों पे कुछ हमला नहीं हो जाए तब वो मानेंगे नहीं जंगल राज है? सरकार के हम लोगों पे कहाँ नहीं हमला हो रहा? ये तो बीजेपी के तो नेता थे जिनका मर्डर हुआ है। पहले बेटे के जो हत्यारे थे उनका तो कोई सजा नहीं हुई। बिहार पुलिस की जो 2
दोष सिद्धि दर क्या है, कन्विक्शन रेट क्या है? आप भी 3 दिन बाद इस घटना को भूल जाइएगा, आम आवाम भी भूल जाएगी, बिहार पुलिस भी भूल जाएगी, सरकार भी भूल जाएगी। जैसे ही कोई घटना होती है और आप लोगों ने जिस भी कारण से उसको चलाया, आपकी तो एजेंसी है, तो उनको ये लोग इस प्रयास में लग जाते हैं कि पहले तो खबर ना चले। हत्यारों को पकड़ने के फेर में नहीं रहती है एनडीए की सरकार, वो मीडिया मैनेजमेंट में लग जाती है कि ये खबर जैसे तैसे ना चले। तब तक तो हत्यारे कहीं के कहीं, बाद में किसी को मिलता नहीं है। और सत्ता संरक्षण में ये सब हो रहा है, सत्ता संपोषित अपराध है। 9 तारीख को आप लोग का प्रदर्शन है पटना की सड़कों पर, तेजस्वी जी राहुल गांधी साथ रहेंगे? बिल्कुल पूर्ण चक्का जाम है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं, सीपीआई एमएल, सीपीएम, सीपीआई, वीआईपी, और हमसे ज़्यादा बिहार के लोग अधिक व्याकुल और उत्सुक हैं। व्याकुल क्यों हैं? क्योंकि उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। गरीब के पास रोटी हो ना हो, लेकिन एक मत का अधिकार जरूर था, जिसके दम पे वो सरकार को झुकाता था कि हमारी इन मांगों का पूरा कीजिए, हमारे ये अधिकार दीजिए। अब जो वो अधिकार ही छीन लेंगे तो कल को कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र में चाहते हैं कि सब लोग अब गूंगा, बहरा और अंधा बन के रहे, जैसे जो कहे तानाशाह वही हो, जो हम बोले वैसे ही। हाँ। सोनावाल का सित्ते बंदरगाह दौरा, पूर्वोत्तर विकास की तारीफ। Look, all the possibilities which is accessible to the northeastern region under the Act East policy, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, because of his most devoted and dedicated leadership, visionary leadership, now, like the other ministry, particularly having connected with connectivity, our ministry, Port Shipping Waterways, also trying to explore all the possibilities to have better connectivity through waterways to the Bay of Bengal. So that is why, of course, we had Bangladesh Protocol Road. The other one is this Seatway, and from Mizoram connecting Kaladan River and making possible connectivity with Seatway Port, and which will give access to the Bay of Bengal and Indian Ocean. So this is the way the people of Northeast are going to get one of the best connectivity facilities, and it's only happening because of Honorable Prime Minister's vision, Act East policy, because Honorable Prime Minister wants that Northeast should become the growth engine for India, and he always termed, because of its available potential, is that it is the Ashtalakshmi of the country, and he sincerely wants that Northeast India should become half of the entire Southeast Asia in the productivity, in the innovation, in all aspects. So I believe that is why we are also exploring, and Seatway Port has already been built. Now it's become operational. Now the Kaladan 159 kilometers length, and also the other parts connecting to Mizoram is 110 kilometer by road. This is under construction. It is going to be completed by 2027, and this is definitely going to empower us, strengthen us for speedy growth of our economy, and particularly the people of Northeast who are in the business sector, particularly trading sectors, exporter, importer, and also the entrepreneurs, and also the farmers, whether it is agriculture, horticulture, pisciculture, dairy, in all the production sectors, whoever are there, they are also going to get benefit out of this connectivity enhancement. तेजस्वी ने चिराग पासवान को अभियानकारी बताया। अखिलेश यादव का आरोप, ट्रीटमेंट प्लांट बंद, नदियां हो रही है प्रदूषित। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर हमला, पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल। कुणाल घोष ने बीजेपी पर बंगाल अपमान का आरोप लगाया। सीएम भगवत मान और केजरीवाल ने मोहाली में सीवेज प्लांट का उद्घाटन किया। मोहन यादव ने लुधियाना निवेशक रोड शो में भाग लिया।
नुमान मोमिन ने कांग्रेस को हर चुनाव हारने वाली पार्टी बताया। भजनलाल शर्मा बोले, सशक्तिकरण के बिना विकास संभव नहीं। गुजरात में 1025 असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई। हरपाल चिम्मा ने कांग्रेस के पुराने फैसले को वापस लिया। बीजेपी विधायक ने पुनिया घटना पर दुखद जताया, आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। अमरनाथ यात्रियों ने तवी नदी पर भव्य आरती। अख्तरुल ईमान ने SIR की समय विधि को गलत बताया। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों ने जम्मू में तवी नदी आरती का आयोजन किया। संजय राउत ने निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया। श्रीखंड छठी यात्रा शुरू, 10 जुलाई को दर्शन करेंगे श्रद्धालु। खनन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की योजना पर बोले मंत्री रेड्डी। सेसा के बयान पर कांग्रेस का हमला, यूटर्न नीति पर सवाल। जितेंद्र पटवारी का सवाल, मोदी गारंटी का क्या हुआ? हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।